हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपके रगों में समा चुकी होगी। बीते दिन यानी कि शाम को हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जो कंटेंट पढ़ा, उसमें जो क्वेश्चंस थे, मुझे उम्मीद है कि अब पूरा दिन गुजरने के बाद आप उसको सॉल्व करने के काबिल बन चुके होंगे। आपको अच्छे तरीके से सारे एडजस्टमेंट्स आ गए होंगे। आज हम कस्टम के प्रैक्टिकल के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। मैंने कुल 48 यानी कि 48 कॉन्सेप्ट्स में पूरे कस्टम के प्रैक्टिकल को बांधा है। आप बेट लगा सकते हैं, यानी कि मुझे कहना चाहिए मैं बेट लगा सकता हूं कि आज की हमारी क्लास, आज की हमारी प्यारी सी छोटी सी क्लास आपके कस्टम के हर प्रैक्टिकल को सॉल्व कर पाएगी। हाँ, यह हो सकता है कि आपको कोई एडजस्टमेंट ना समझ आए, यह हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन का कैलकुलेशन ना समझ आए। दैट कैन हैपन। वो तो आप 2 बार करेंगे, क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन कोई भी क्वेश्चन टच करने से पहले मेरे 48 कॉन्सेप्ट और मेरे ये 12 पन्ने जरूर पढ़ लीजिएगा। आप यकीन माने दोस्तों, मैंने इन नोट्स को बनाते वक्त बहुत बढ़िया तरीके से इस बात को इंश्योर किया है कि जो क्वेश्चन बन चुके हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब मैं यहां पर कवर करूं। हाँ, कस्टम की ज्यादा प्रैक्टिस मैं नहीं कहूंगा कि आपसे आप करें। अगर आप स्टडी मैट आपके पास हो गई, उसके सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में तो ऐसा था कि वो कंपलसरी है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कंपलसरी कॉन्सेप्ट थे कि मेरे को 50 क्वेश्चन आपको इसलिए देने मैंडेटरी थे क्योंकि वो अलग अलग पैटर्न है, उनका बिखरा बिखरा पैटर्न है, कभी भी कुछ भी आ जाता है। कस्टम में दोस्तों फिक्स्ड अब सब कुछ सेट है। बैगेज, वैल्यूएशन, कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, बस कुछ और है ही नहीं। तो आप स्टडी मैट के क्वेश्चंस करिए। आपको और कुछ क्वेश्चंस करने का दिल करे तो आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं, बस कुछ और आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे इन 48 कॉन्सेप्ट्स को करने के बाद सबसे पहले हमारा पहला कॉन्सेप्ट है बेसिक फॉर्मेट ऑफ कस्टम ड्यूटी कैलकुलेशन। देखिए, जब कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट होती है तो आपको सबसे पहले असेसेबल वैल्यू निकालनी होती है, जिसका नाम है टैक्सेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू कहने का मतलब यह है कि जब तक टैक्सेबल वैल्यू नहीं निकलती तब तक आप कस्टम ड्यूटी नहीं निकाल सकते। आप लोगों के सीएमए फाइनल आईडीटी के सिलेबस में वैल्यूएशन ऑफ कस्टम ही पहला चैप्टर है। तो असेसेबल वैल्यू कैसे निकलती है वो तो आगे नीचे आपको पता चल जाएगा। जैसे भी निकलती है उसके ऊपर आप लगाते हैं बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी। ये पहला टैक्स होता है जो लगता है, फर्स्ट टैक्स। ये किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? कैलकुलेटेड ऑन असेसेबल वैल्यू फॉर कस्टम। एक और टैक्स लगता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ये होता है टैक्स 2। ये किस पर कैलकुलेट होता है? पिछली 2 चीजों पर, यानी कि अमाउंट पिछली एक चीज पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी निकली उसके ऊपर। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई जैसे सपोज करिए कि 10% मान लीजिए कस्टम ड्यूटी है और 10% ही आपका सरचार्ज है, तो 10 का 10% यानी कि 1%, तो हम 11% सीधे कस्टम ड्यूटी लगा देते हैं। 12% मान लीजिए कस्टम ड्यूटी है, फिर 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज है, तो 13.2 आ जाएगा सीधे। ये भी आप कर सकते हैं। अब जो वैल्यू निकल कर आती है वो होती है असेसेबल वैल्यू फॉर जीएसटी, यानी कि 3 प्रकार के टोटल टैक्स हैं जो इंपोर्ट के ऊपर लगते हैं। ध्यान से देखिए आप, पहले आपने कस्टम ड्यूटी लगाई बेसिक, फिर आपने लगाया सोशल वेलफेयर सरचार्ज, और फिर ऊपर दी गई तीनों चीजों को जोड़कर जो फाइनल वैल्यू आई उसके ऊपर लगता है आईजीएसटी। अब ये सारा पैसा जोड़ लीजिए, ये, तो जो फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या होगी? टोटल कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कई बार क्या पूछ रहा है वो, कैलकुलेट द टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल। तो उसमें ये लिखना टोटल कस्टम ड्यूटी बिफोर जीएसटी अमाउंट इतने रुपए, टोटल कस्टम ड्यूटी आफ्टर जीएसटी इतने रुपए। मतलब 2 टैक्स का टोटल एक लाइन में, तीनों टैक्स का टोटल एक लाइन में। लिस्ट ऑफ ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट। इंपोर्ट के ऊपर लगने वाले जितने भी टैक्स हो सकते हैं, इंपोर्ट के ऊपर लगने वाले जितने भी ड्यूटीज हो सकती हैं, मैं सबकी लिस्ट आपके लिए लिख के ले आया हूं। सबसे पहला है देखिए
बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये हमेशा लगती है। एडिशनल कस्टम ड्यूटी क्वेश्चन में गिवन होगी तो लगेगी, लेकिन आज तक किसी क्वेश्चन में नहीं दी हुई। काउंटर वेलिंग ड्यूटी दी होगी तो लगेगी, लेकिन किसी क्वेश्चन में नहीं दी हुई। सेफगार्ड ड्यूटी दी होगी तो लगेगी, लेकिन फाइनल के सिलेबस में है नहीं, इसलिए ये नहीं पूछेगा वो। अब देखो यार, वो बदमाश इंटर का उठा के पूछ ले तो बात अलग है। एंटी डंपिंग ड्यूटी दी होगी तो लगेगी, लेकिन फाइनल के सिलेबस में नहीं है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा, यस ऑलवेज। सर ये बातें एमसीक्यू में भी बहुत काम आएंगी आपके, आप विश्वास रखिए। जिस बच्चे के 100 में से 30 नंबर एमसीक्यू के पक्के हो गए ना, उसको 70 नंबर के लिए वो बचे हुए 70 की चिंता नहीं करनी होती। बच्चा कितना भी बुरा हो, मतलब बच्चा तो अच्छा ही होता है, सॉरी, कितनी भी बुरी पढ़ाई उसने करी हो भाई, वो ले आएगा 10 नंबर और 40 की पासिंग वाले तो। और ये सारा कर लोगे आप तो 60 पार ही जाओगे आप। ठीक है, प्लीज मेरी बात समझे। जीएसटी में इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आईजीएसटी हमेशा लगेगा। जीएसटी का सेस दिया होगा तो लगेगा, नहीं दिया होगा तो नहीं लगेगा। जीएसटी सेस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप उधर जीएसटी में फास्ट ट्रैक में देखिएगा। अब ये बेसिक कस्टम ड्यूटी कैलकुलेशन के अलग अलग सिनेरियो होते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे माल विदेश से हमने मंगाया, हमने ड्यूटी दी और हम सीधे अपनी फैक्ट्री ले गए। हम इंपोर्टर हैं, सहारनपुर में रहते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया से कोई रॉ मटेरियल मंगाया, हमने विशाखापट्टनम पे उसको रिसीव करा, अपनी गाड़ी में लोड करा और हम आ गए अपने उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में। ये होता है डायरेक्ट फॉर होम कंजम्पशन। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट फॉर होम कंजम्पशन। दूसरा तरीका क्या होता है, हमने माल मंगाया, हम उसे फैक्ट्री नहीं लेके गए, पहले हमने वहीं वेयर हाउस में रखा। ये जरा देखो, डायरेक्टली फॉर होम कंजम्पशन और फ्रॉम वेयर हाउस। ठीक है, इन दोनों के अलावा एक है अदर्स, तो 3 केस हो गए। अगर होम कंजम्पशन का केस है ये वाला और क्वेश्चन में कस्टम ड्यूटी का सिंगल रेट गिवन हो, तो जो रेट गिवन है वही लोगे। क्या कर लोगे तुम? तुम फाइनल में हो, इतनी वाला सिनेरियो तुम्हारे यहाँ पूछेगा नहीं वो। मैं कह रहा हूं, मान लो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि राम लिमिटेड ने माल मंगाया और सीधे घर ले गए, वेयर हाउस में नहीं रखा, गोडाउन में नहीं रखा, तो 2 केस बनते हैं। क्वेश्चन में कस्टम ड्यूटी का रेट सिंगल दिया होगा, 10% कस्टम ड्यूटी है, तो 10 ही % है, क्वेश्चन आसान हो गया। लेकिन वो क्वेश्चन वाला तुम्हारे लिए कलेश पैदा करेगा, तो क्या करेगा, इस दिन 10% ड्यूटी थी, उस दिन 12 हो गई, उस दिन 14 हो गई, उस दिन 16 हो गई, उस दिन 18 हो गई, पता नहीं यार। अब हम कौन सी कस्टम ड्यूटी लें? तो देखो ध्यान से, लेटर ऑफ द फॉलोइंग 2 डेट, नीचे 2 डेट दे रखी हैं। कौन सी? बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड, विच एवर इज लेटर। 2 डेट्स में अलग अलग रेट अगर है, तो जो डेट बाद वाली है उस दिन जो रेट लगा हुआ है वो उठाना है आपको, बस सिंपल। अब अगर मान लो गोडाउन में माल गया पहले और उसके बाद हमने क्लियर कराया, तो फिर वही बात। अगर सिंगल रेट गिवन है तो फिर तो जो रेट गिवन है वही लोगे, और अगर एक से ज्यादा रेट गिवन है तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल होगा, उस क्वेश्चन में देखना 2 बिल ऑफ एंट्री होंगे, एक गोडाउन के अंदर रखने के लिए और एक गोडाउन से निकालने के लिए। जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन प्रेजेंट होगा उस दिन जो रेट है वो लेना है आपको। अदर केसेस में क्या होगा, अगर सिंगल रेट गिवन है तो वो ही लेना है, बात ही खत्म। अगर एक से ज्यादा रेट है तो जिस दिन पेमेंट होगा वो रेट लेना है। सर एक सच बात बताऊं, जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग है ना, उसको कोई नहीं हिला सकता। जिसका बेस स्ट्रांग है वो कभी डर नहीं सकता। हमारे बच्चों में समस्या ये है कि हम सब फास्ट ट्रैक को फास्ट ट्रैक के मोड से करते हैं। तुम मेरी मेहनत करने से नहीं पास होने वाले, तुम अपनी मेहनत से पास होगे। आज जो मैं ये 48 कॉन्सेप्ट तुम्हें देकर जा रहा हूं, ये 48 कॉन्सेप्ट देखना 48 गुना तुम्हारे नंबर बढ़वा देंगे, तुम्हारा लाभ 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 करवा देंगे, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। लेकिन भाई देखो, होमवर्क करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट की किताब में ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। पहले वैल्यूएशन में शायद 8 क्वेश्चन है, और ड्यूटी ड्रॉबैक वाले में 7, बैगेज वाले में 7 क्वेश्चन है, ड्यूटी ड्रॉबैक वाले में शायद 6 क्वेश्चन है। ऐसी मतलब 8 7 8 7 9, तो कुल मिला के 30-35 सवाल मान लो तुम, बस केस बेस जोड़ के। तो इतना तो घर पे एक ही दिन में प्रैक्टिस कर ही सकते हो ना यार, हैं। और तुम्हें बिल्कुल देखो,
सीए में फाइनल ग्रुप 4 की कसम है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मैंने फास्ट ट्रैक इस बार वीकेंड में इसीलिए रखा है कि पूरे एक हफ्ते हम बढ़िया नोट्स, बढ़िया वीडियो, बढ़िया क्लास और बढ़िया कंटेंट तुम्हारे लिए बनाएं और तुम्हें पेश करें। ठीक है, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। चलिए, कॉन्सेप्ट नंबर 6। कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, एक्सचेंज रेट गिवन होगी और क्वेश्चन डॉलर में होगा। क्वेश्चन डॉलर में दिया भले ही हो, तुम डॉलर में सॉल्व नहीं करोगे। कई बार क्या होता है, मैं देखता हूं पूरा क्वेश्चन बच्चे डॉलर में सॉल्व करते हैं, फिर फाइनल ड्यूटी निकालते समय रुपए में कन्वर्ट करते हैं। क्या जरूरत है यार, क्वेश्चन शुरू से आखिर तक पूरा का पूरा रुपया में सॉल्व होगा। हर वैल्यू सीधे रुपए में कन्वर्ट करें पहले आप। सर किस रेट से करें? देखो, हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो आरबीआई वाला रेट, हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो सीबीआईसी तो पता है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो ये ध्यान रखना है कि आरबीआई को इग्नोर कर देना है। हम फेमा नहीं पढ़ रहे हैं, वो तुम्हारे ग्रुप 3 में हम बात करो। जो सीबीआईसी कहता है हम वो वाला रेट लेंगे। अच्छा, अब सीबीआईसी ने अगर सिंगल रेट गिवन करा है, सीबीआईसी ने एक ही रेट गिवन है तो वो ले लो। और अगर मल्टीपल रेट है दिए हैं तो क्या करना है, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री जमा हुआ वो वाला रेट लेना है। ठीक है, ये झूले की रस्सी है, पकड़ के रखना। अगला है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, जिसका रेट फिक्स है दोस्तों, कस्टम ड्यूटी का 10%। ये केवल इंपोर्ट पर लगता है, एक्सपोर्ट पे लगता ही नहीं। ठीक है जी। आईजीएसटी पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन में जो रेट लिखा होगा वो लगेगा, और ये भी केवल इंपोर्ट पे लगता है, एक्सपोर्ट पे नहीं लगता। अब है असेसेबल वैल्यू, तो ये ध्यान रखना है आपको। जब आप इंपोर्ट ड्यूटी निकालेंगे तो इंश्योरेंस और फ्रेट जोड़ने के बाद निकालेंगे, उस वैल्यू पर निकालेंगे। मतलब इंपोर्ट की वैल्यू में इंश्योरेंस और फ्रेट जुड़ा हुआ होना चाहिए, फिर जो वैल्यू आएगी उसको सीआईएफ बोलते हैं, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी निकलती है। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट ड्यूटी निकालेंगे, जनरली तो एक्सपोर्ट ड्यूटी निकलती नहीं, लेकिन क्वेश्चन वाले का पता नहीं ना, एक्सपोर्ट ड्यूटी का क्वेश्चन दे तुम्हें कुछ यूनिक करने के लिए। जो इंश्योरेंस और फ्रेट है उसकी वैल्यू नहीं जुड़ेगी, जोड़े बिना जो वैल्यू है उस पर आप एक्सपोर्ट ड्यूटी निकालते हैं, उसको एफओबी बोलते हैं। ठीक है, और सीआईएफ मतलब कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट। तो ये जो सीआईएफ है, वो इंपोर्ट में काम आती है, और जो फ्री ऑन बोर्ड है वो एक्सपोर्ट में काम आती है। इसके लिए वैसे मैंने अलग कॉन्सेप्ट बना रखा है। कॉन्सेप्ट नंबर 10, व्हेन टू चूज एफओबी, व्हेन टू चूज सीआईएफ। एफओबी एक्सपोर्ट में और सीआईएफ इंपोर्ट में। क्लियर? अब एफओबी कैलकुलेशन और सीआईएफ कैलकुलेशन, ये मैं चाहता हूं कि थोड़ा धैर्यपूर्वक इसको पढ़ूं मैं भी, और थोड़ा धैर्यपूर्वक समझें इसको आप भी। 99% यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 99.99%। वो 0.01% अगर क्वेश्चन कोई और आया ना तो भी दोस्तों ये तो करना ही पड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, तुम पिछले पलट के देख लो पैटर्न, या तो असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन या ड्यूटी कैलकुलेशन। ड्यूटी कैलकुलेशन के लिए भी असेसेबल वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन वाला इतना भला मानुष नहीं है कि तुमसे सिर्फ ड्यूटी पूछे, तुमसे सिर्फ टैक्स पूछे। वो तुमसे टैक्स और टैक्स जिस वैल्यू पर निकलेगा वो टैक्सेबल वैल्यू, बदमाश दोनों पूछता है। जानते हो आप, ये है खेल। तो एफओबी कैलकुलेशन में और सीआईएफ कैलकुलेशन में कुछ ज्यादा मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, मैं बहुत आसान तरीका समझा रहा हूं आपको। इंश्योरेंस और फ्रेट नहीं जुड़ेगा एक्सपोर्ट में, बात खत्म। इंश्योरेंस और फ्रेट जुड़ेगा इंपोर्ट में। तो आप प्लीज मानिए, एफओबी कैलकुलेशन मत समझिए, आप सीआईएफ कैलकुलेशन समझिए। देखो, एक कमीशन ब्रोकरेज एक्सक्लूडिंग बाइंग कमीशन, अब जैसे मैंने लिखा है बाइंग कमीशन नहीं जुड़ेगा, तो दिमाग नहीं लगाना क्यों नहीं जुड़ेगा। मास्टर कह रहा है नहीं जुड़ेगा, मतलब नहीं जुड़ेगा, बात खत्म। तुम, मुझे पता है तुम फाइनल में हो, थोड़ा सा तुम्हें लगता है अरे बिना लॉजिक के कैसे सीख लें। लॉजिक ठीक है, लॉजिक अच्छी बात है, लेकिन यार पेपर, डिग्री, नंबर, अब तुम लॉजिक के पीछे तो भागते रहना, जिंदगी पड़ी लॉजिक के लिए। बाइंग कमीशन नहीं जुड़ेगा, बात खत्म। ठीक है, अच्छा, पैकिंग जुड़ेगी, ड्यूरेबल पैकिंग नहीं जुड़ेगी, रिटर्नेबल पैकिंग नहीं जुड़ेगी। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट डिजाइन विदेश में हुआ है तो जुड़ेगा, भारत में हुआ है तो नहीं जुड़ेगा। ठीक है,
रॉयल्टी और लाइसेंस जुड़ेगा, सब्सिक्वेंट रीसेल की वैल्यू जुड़ेगी, मटेरियल सप्लाइड बाय बायर फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ेगा, ठीक है, फ्रेट जुड़ेगा, इंश्योरेंस जुड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, डेमरेज चार्ज किसी क्वेश्चन में स्टडी मैट में जोड़ रखा होगा, किसी क्वेश्चन में नहीं जोड़ रखा होगा, तुम्हें अजम्पशन लेनी पड़ेगी। चार्टर्ड वेसल पर जुड़ता है, अपने वेसल पर नहीं जुड़ता। सर अपना जहाज कौन खरीद रहा है, मुझे क्या करना यार इस बात से, कौन खरीद रहा है अपना जहाज कौन नहीं। तुम यार एक्स्ट्रा करिकुलर मत सोचा करो। अपने खरीदे जहाज की डेमरेज नहीं जुड़ेगी, चार्टर्ड वेसल की डेमरेज जुड़ेगी। सर डेमरेज होती क्या है, हमें नहीं पता, मैं जो बता रहा हूं पी जाओ। डेमरेज जुड़ेगी अगर चार्टर्ड वेसल की है, बाकी लाइटरेज और बार्ज दिया है तो जुड़ेगा। अब ये ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि डेमरेज, लाइटरेज और बार्ज इंश्योरेंस फ्रेट के बाद जोड़ना है, इंश्योरेंस और फ्रेट के बाद। सर क्यों, यूं ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। फ्रेट कैलकुलेशन, फ्रेट क्वेश्चन में कैलकुलेटेड दे रखा हो तो वाह बल्ले बल्ले, और ना दे रखा हो तो मेरा फार्मूला अपनाइए आप। अगर समुद्री जहाज का भाड़ा है तो एक्चुअल जो दिया है वो ले लो, अगर नहीं दिया तो 20% ऑफ एफओबी फॉर कस्टम। कौन सी वाली वैल्यू, %20 ऑफ एफओबी फॉर कस्टम। ये फ्रेट, इंश्योरेंस और डेमरेज से पहली वाली वैल्यू, उसका 20%। अगर हवाई जहाज का भाड़ा है तो असली वाला एक्चुअल या 20%, विच एवर इज लोअर। एक्चुअल और 20% विच एवर इज लोअर। 20% किसका, वही एफओबी फॉर कस्टम। इंश्योरेंस, फ्रेट, डेमरेज, लाइटरेज और बार्ज से पहले वाली वैल्यू, ठीक है। चलो अब इंश्योरेंस, क्वेश्चन में इंश्योरेंस अगर दे रखी हो तो जो दे रखी है वो ले लो, नहीं दे रखी तो कितनी लेनी है, 1.125% ऑफ एफओबी पर कस्टम। वही लाइटरेज, डेमरेज, बार्ज, इंश्योरेंस और फ्रेट से पहले वाली वैल्यू। अच्छा सर मान लो जब नहीं दे रखा इंश्योरेंस तो क्या जरूरत है लेने की, तुम्हें यार क्यों तुम सोचते हो बहुत। फ्रेट नहीं गिवन है फिर भी लेना है, इंश्योरेंस नहीं गिवन है फिर भी लेना है। सर कोई और खर्चा भी ऐसा है जो जबरदस्ती लेना है, नहीं, ठीक है। चलिए पहले बताइए, बात समझ आ गई आपको, अच्छे से क्लियर हो गई। अगला कॉन्सेप्ट समझने से पहले मेरी बात समझें आप। कई बार क्या होता है कि हम कभी कभी, सपोज करिए कि विदेशों से हमने माल मंगाया और कस्टम अथॉरिटीज पूछ रही भाई कितने का मंगाया, हम कह रहे हमने $100 का। कस्टम अथॉरिटी कह रही है पागल किसी और को बना, $100 का, ये तो $1000 का लग रहा है। हम कह रहे नहीं नहीं वो हमारी सब्सिडरी है ना विदेश में, उसने कम पैसों में भेज दिया। सरकार कह रही है ऐसा 2 लगाऊंगी खींच के, कस्टम ड्यूटी $1000 पे कैलकुलेट होगी। हम कहें क्यों, हमने तो $100 पे करे। सरकार क्या समझेगी सोचो, तुमने जानबूझ के बिल $100 का बनवाया है, माल $1000 का ही है ताकि तुम्हें कस्टम ड्यूटी कम पे देनी पड़े। तो कई बार जो ट्रांजैक्शन वैल्यू हम डिक्लेयर करते हैं अपने पेपर्स में, सरकार उसे नहीं मानती। तो सरकार जब उसे नहीं मानेगी तो क्या करेगी, वैल्यूएशन करेगी आइडेंटिकल गुड्स के हिसाब से या सिमिलर गुड्स के हिसाब से। वो सामान की वैल्यू तो सरकार स्वीकार कर नहीं रही, तो उसके जैसे अगर कोई और सामान आता तो कितने का आता, उस पर क्या ड्यूटी लगती, वो देखिए। मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू जो हमने डिक्लेयर कर दी, लेकिन सरकार कब मानेगी, जब हम रिलेटेड ना हो, और रिलेटेड हो तो फिर प्राइस इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है। अगर ये नहीं है अवेलेबल तो आइडेंटिकल या सिमिलर का ले लिया जाता है। आइडेंटिकल गुड्स की कंडीशन याद कर लीजिए, ये पेपर में थ्योरी में भी काम आ सकती है आपको। आइडेंटिकल गुड्स किसे कहते हैं, जो सेम गुड्स हो, सेम कंट्री, सेम मैन्युफैक्चरर। पॉइंट नंबर 4 और 5 से क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। पॉइंट नंबर 4 और 5 ध्यान से समझिए। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें लिस्ट प्राइस दिया होगा, लंबा लिस्ट दी होगी, 180, 190, 170, 160। सबसे सस्ता वाला कौन सा, 160। टेक लोएस्ट वैल्यू इन केस ऑफ मल्टीपल वैल्यू। देखा भाई का कमाल, सिंपल लाइन, 6 नंबर आ जाएंगे आपके।
दूसरी लाइन, टेक वैल्यू विद हाईएस्ट क्वांटिटी इन केस ऑफ डिफरेंट प्राइस लेवल। मान लो ये दे रखा है, इतना किलो इतने रुपए पे मंगाया हमने, इतना किलो इतने रुपए पे मंगाया हमने, उतना किलो उतने रुपए पे मंगाया। जब ये किलो किलो दे रखे हो तो जितना प्राइस सबसे ज्यादा किलो वाला है वो ले लेना आप। देखो, टेक वैल्यू विद हाईएस्ट क्वांटिटी इन केस ऑफ डिफरेंट प्राइस लेवल्स। ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सिमिलर, वो तो एक सिंपल टॉपिक है। वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे मान लो बिल्कुल आइडेंटिकल गुड्स नहीं मिले तो आप सिमिलर गुड्स का कंपैरिजन कर लीजिए कि अगर ये सामान नहीं मिल रहा तो ऐसा ही सामान अगर कोई इंपोर्ट करता, तुमने तो $1000 का माल $100 में इंपोर्ट कर लिया, तुम्हारी जगह कोई और करता तो कितने में करता। ठीक है। और ना एग्जामिनर में ना तुम ये भी याद रखना कि कंपैरिजन आ सकता है एग्जाम में, आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स में डिफरेंस पूछ सकता है। तो यहां देखो सेम और डिफरेंट मैन्युफैक्चरर है, वहां मस्ट बी सेम मैन्युफैक्चरर है। यहां पे इन ऑल रिस्पेक्ट सेम है, यहां पर फीचर सेम है, फंक्शन सेम है। चलिए, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू थ्रू कंप्यूटेशन। देखो अब अगला तरीका है वैल्यूएशन का, कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन मतलब जोड़ घटा ना। एक तरीका यह है कि क्वेश्चन वाला एग्जामिनर आपको सारे खर्चे की लिस्ट दे देगा। हमारा इतने रुपए का रॉ मटेरियल था, इतने की लेबर थी, इतने के ओवरहेड बने, इतनी की पैकिंग लगी, खर्चे दे रखे होंगे। तो आप क्या कर देना, ऐड, ये रहा कॉस्ट, प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर, सब जोड़ देना। ठीक है। और अगर सेलिंग प्राइस दे तो पोस्ट इंपोर्ट खर्चे माइनस कर देना। सर ऐसा क्वेश्चन है? अरे हाँ हाँ है। ये देखिए, सेलिंग प्राइस माइनस पोस्ट इंपोर्टेशन कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। आप कहेंगे तो मैं ऐसा कर दूंगा कि अगले हफ्ते जो क्लास होगी या इसी क्लास के बाद जब आप ये क्लास देख चुके होंगे, मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में वो लगवा दूंगा आपके लिए, क्या कहते हैं उसे, लिंक उसका। मेरी किताब का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उसमें प्रैक्टिस के लिए मैंने रखे हैं, लिमिटेड, लेकिन यार ज्यादा नहीं, देखो हाँ ठीक है, वो आप प्रैक्टिस कर लेना। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया होगा, पोस्ट इंपोर्ट खर्चे दिए होंगे, वो माइनस कर देना। अच्छा मैं बता दूं ये सब करके क्या कैलकुलेट हो रहा है, वो वैल्यू जिस पे कस्टम ड्यूटी निकलेगी। कस्टम ड्यूटी नहीं निकल रही है, वो वैल्यू जिस पे कस्टम ड्यूटी निकलती है। अगला रेजिडुअल मेथड क्या है, जब कोई काम ना आए तो जो कस्टम अधिकारी कहे भैया मान लो क्या कर सकते हैं। अच्छा ये ऑल इंक्लूसिव वैल्यूएशन क्या होता है, कई बार क्वेश्चन कहेगा कि ये वैल्यू दे रखी है फाइनल, इसमें इंश्योरेंस भी जुड़ा हुआ है, फ्रेट भी जुड़ा हुआ है, कॉस्ट भी जुड़ी हुई है, इंश्योरेंस की वैल्यू बताओ। बताओ कैसे निकालेंगे, मतलब वो रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। फ्रेट क्वेश्चन वाला पूछे तो क्या करना है, CIF डिवाइडेड बाई CIF मल्टीप्लाइड बाई 20/120, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वो आसान है, CIF डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20। इंश्योरेंस पूछे मान लो आपसे तो CIF डिवाइडेड बाई 101.125 इंटू 1.125। FO भी पूछाएगा तो CIF में से सब माइनस कर दें। ये बचपन के कॉन्सेप्ट हैं आपके, ये बहुत छोटी चीजें हैं, इसमें ज्यादा कमाल कुछ है नहीं आपका, बस आपको करनी है प्रैक्टिस। मेरी बात समझ लीजिए, प्रैक्टिस नहीं करते हैं बच्चे इसलिए फेल हो जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन को देखकर भी बच्चा होपलेस हो जाता है क्योंकि उसे याद नहीं आता कि वो डिजाइन एंड डेवलपमेंट जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। अरे यार अभी बताया, डिजाइन एंड डेवलपमेंट विदेश में होगा तो जुड़ेगा, भारत में होगा तो नहीं जुड़ेगा। ये इतनी सी बात याद रख लोगे तो पेपर में नहीं भूलोगे। अब तुम पढ़ते हो, तुम्हारी आदत है, मुझे पता है, 1000 पन्ने का ग्रंथ पढ़ना चाहती हो तुम, तुम्हें छोटी किताब और छोटी क्लास समझ नहीं आती। तुम्हें चाहिए कि जब तक 300 घंटे ना हो और 1000 पन्ने ना हो तब तक तुम्हारा दिल नहीं लगता है। और रिजल्ट क्या होता है, 34 नंबर 100 में से 40 भी नहीं आ रहे। फिर तो सर थोड़ा सा आपने बचपन में या कभी सुना होगा, आप तो ग्रुप 4 में हो, आपने लीन प्रोडक्शन सुना होगा, जस्ट इन टाइम सुना होगा, है ना। लीन प्रोडक्शन पर ध्यान दें आप, लीन प्रोडक्शन पर, प्रोडक्शन पे नहीं, लीन प्रोडक्शन पे, क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे ध्यान दें आप जरा। चलिए, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, मान लो भारत में सामान बना, हमने एक्सपोर्ट कर दिया, फिर हमने री इंपोर्ट करा, तो हम री इंपोर्ट करेंगे तो ड्यूटी लगेगी। वो ये है ना कि अगर हमने री इंपोर्ट करा तो पहले पता लगाओ कि री इंपोर्ट क्यों करा। अगर रिपेयर के लिए करा तो कोई बात नहीं, रिपेयर करके वापस भेज दो, कोई ड्यूटी मत लगाओ। लेकिन अगर वो सेल रिटर्न आ गई है तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव वापस करना पड़ेगा आपको।
उड़ रहे थे ना बहुत, मैंने एक्सपोर्ट करा, देखो ये देखो, एक्सपोर्ट इंसेंटिव अवेल्ड शैल बी इक्वल टू द इंपोर्ट ड्यूटी। सेल्स रिटर्न के रूप में अगर सामान वापस आ जाता है तो। गुड्स एक्सपोर्टेड फॉर रिपेयर्स एंड इंपोर्टेड आफ्टर रिपेयर्स, तो वही है, वो रिपेयर में अगर कोई वैल्यू एडिशन हुआ है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। 3 साल में री इंपोर्ट हो जाना चाहिए, 5 साल तक बढ़ जाता है। ओनरशिप नहीं चेंज होनी चाहिए, आपने भेजा है तो आप ही मंगाएंगे। एक्सपोर्टेड गुड्स कमिंग बैक टू इंडिया फॉर रिपेयर्स, तो हमने विदेश में माल भेजा है, बेचा है, हम सेलर है उसके, वो वहां खराब हो गया तो भारत आया रिपेयर होने, किस बात की इंपोर्ट ड्यूटी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 7 साल के अंदर आ जाना चाहिए। रिपेयर करके 6 महीने में वापस कर दें आप, मैक्सिमम 12 महीने में। 7 या 10 साल केवल 1 साल हो जाएगा इन केस ऑफ रीप्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, रीमेकिंग। समझ रहे हैं आप ये क्या हो रहा है? भारत से कोई मशीन, कोई मोबाइल बनकर एक्सपोर्ट हुआ वहां पर ऑस्ट्रेलिया में, भारत से मोबाइल बनकर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में गया, ऑस्ट्रेलिया में जाके वो खराब हो गई डिवाइस, तो वापस आएगी रिपेयर होने, तो 7 साल के अंदर वापस आनी चाहिए, इससे ज़्यादा वारंटी पीरियड हम नहीं दे सकते। नेपाल के लिए 10 साल है, और जब आप भारत आ गया वो रिपेयर होने के लिए, तो कब तक रिपेयर कर रहे हो भाई? 6 महीने हो गए, रिपेयर ही निपटा, 6 महीने के अंदर रिपेयर करके वापस भेज दो। और करोगे चलो 12 महीने ले लो आप, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो मोबाइल विदेश में जो गया था वो इसलिए वापस आ रहा है क्योंकि रीप्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, रीमेकिंग करनी है, तो देखते ही पता चल गया कि कस्टमर के हिसाब से नहीं है, वो कह रहा है मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो 1 साल के अंदर अंदर ही वापस आ जाना चाहिए, फिर 7 साल और 10 साल नहीं काउंट होंगे। ये तो आपने एफटीपी में भी कल पढ़ा था। गुड्स क्लियर्ड बाय 100% ईओयू टू डीटीए इज ट्रीटेड एज इंपोर्ट। एक्सपोर्ट ड्यूटी, हाँ ये वैसे मैंने आपको लगभग बता ही दिया है कि पहले देखिए टैक्सेबल इवेंट, कस्टम ड्यूटी कब लगेगी? जब माल आउटवर्ड ग्रांट हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन सा लगेगा? जिस दिन शिपिंग बिल है उस दिन वाला फॉरेन एक्सचेंज रेट। एफओबी वाली असेसेबल वैल्यू लगेगी। और रेट ऑफ ड्यूटी जिस दिन एंट्री आउटवर्ड ग्रांट हुआ उस दिन, जैसे इंपोर्ट में आपने पढ़ा ना कौन सी रेट ऑफ ड्यूटी लगेगी, तो इसमें जिस दिन एंट्री आउटवर्ड ग्रांट हुआ उस दिन वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। और ये परसेंटेज दिए, वैसे तो आपको बताऊं ये परसेंटेज याद करने की जरूरत है नहीं ये वाली, क्योंकि जो क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में एक्सपोर्ट ड्यूटी के ऊपर तो परसेंटेज गिवन होता है, आपको रट के नहीं जाना है कि साहब वो किस पे 25% है और किस पे 15%। ठीक है, अब हम पढ़ देंगे ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक करने से पहले मेरी एक बात बहुत अच्छे से समझिए कि ड्यूटी ड्रॉबैक होता क्या है। आप माल मंगाते हो, इंपोर्ट करते हो, फिर उसे यूज नहीं करते और आप वापस भेज देते हो, तो आपके तो ड्यूटी के पैसे लग गए, आपको वापस मिल जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं। और अगर आपने मंगाया, कुछ समय यूज करा और उसके बाद वापस कर दिया, तो तब भी तो प्रोपोर्शनेट मिलना चाहिए। दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं दोस्तों, आइए देखें। ड्यूटी ड्रॉबैक, ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक है ये कंडीशंस में के ऊपर एक क्वेश्चन है केवल 80% वाला, वो आप जरूर सॉल्व करिएगा। डीडीबी ऑन री एक्सपोर्ट बिजनेस यूज एंड बिजनेस यूज, ये दोनों जो हैं उसके स्लैब्स हैं। मैं बताता हूं आपको क्या हुआ। अगर आपने सामान मंगाया बिजनेस के लिए और यूज नहीं करा, वापस भेज दिया, तो आपको 98% ड्यूटी का पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन आपको 2 साल के अंदर अंदर माल वापस करना पड़ेगा। भाई कब तक रखे रहोगे? 2 साल एक्सटेंड हो सकता है, 2 और साल आपको मिल सकता है, लेकिन बिना यूज करे तो 98% पैसा आपको वापस मिल रहा था। लेकिन अगर आपने यूज करा और फिर आप वापस करेंगे, तो जितनी देर से आप वापस करेंगे, यानी कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, 12 महीने बाद, ऐसे स्लैब है। लेकिन 18 महीने के अंदर अंदर वापस कर देना। यूज कर रहे हो और 18 महीने होगा तो फिर नहीं मिलेगा। यूज नहीं कर रहे हो तो 2 साल तक भी मिल सकता है। अच्छा, वो स्लैब क्या है वो जरा देखते हैं कि क्या परसेंटेज के हिसाब से आपको मिलता है। देखो, 3 महीने 95%, 6 महीने 85%, 9 मंथ 75%, 70, 65, 60 और 18 महीने या उससे ज्यादा हो गया तो फिर नहीं मिलेगा। अब पर्सनल गुड्स की बात करते हैं। पर्सनल गुड्स में आपको याद रखना है कि विद यूज विदाउट यूज का परसेंटेज नहीं है, विद यूज ही माना जाता है कि आपने अपने लिए मंगाया है तो इसका मतलब यूज करा ही होगा आपने। यहां पर परसेंटेज जो है वो
या तो ऐसे याद कर लो कि कितना रिडक्शन हो रहा है, जैसे आपने पहले क्वार्टर में माल वापस कर दिया तो 4% रिडक्शन हुई, 96% पैसा आपको वापस मिल जाएगा। पहले साल के 4 क्वार्टर खत्म हो गए, दूसरे साल का पहला क्वार्टर आया तो 81%, तो कुछ कम होता जा रहा है। तो पहले साल 4%, दूसरे साल 3%, तीसरे साल 2.5% और उसके बाद 2%, और ये परसेंटेज है, इतने परसेंट पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है। नाउ वी हैव डीडीबी प्रोहिबिशन ऑन स्पेसिफाइड आइटम, इन चीजों पर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। एग्जाम में याद रखना है ये सारे आइटम, बस इंस्टीट्यूट की किताब में एक जगह गड़बड़ है, वियरिंग एपरल आफ्टर यूज, कपड़े मंगाए गए बिन यूज करने के बाद वापस भेजे गए, फिर भी ड्यूटी ड्रॉबैक दे रहा है, वो क्वेश्चन गलत है। कपड़ों पे ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं अलाउड है, टी चेस्ट पे अलाउड नहीं है, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म एक्सपोज्ड पर अलाउड नहीं है, अनएक्सपोज्ड फोटोग्राफिक फिल्म पर अलाउड नहीं है, पेपर प्लेट्स एक्सरे इन पर अलाउड नहीं है। ठीक है। नेगेटिव लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसके ऊपर एग्जाम्पल भी है इंस्टीट्यूट की बुक में और क्वेश्चन भी है। मैंने तुम्हें बताया ना कि क्वेश्चन बहुत कम है, 30-31 क्वेश्चन है। देखो अभी शाम को 5 बजे तुमने ये देखना शुरू करा, 6 बजे तक ये खत्म हो जाएगा। अभी रात का तुम्हारे पास टाइम है, मेरी मानो तो कस्टम के प्रैक्टिकल आज ही रात निपटा दो। कस्टम के प्रैक्टिकल अगर आज रात निपटा दोगे तो पता है तुम क्या कर सकते हो, तुम कल यानी कि सोमवार से लेकर के ये फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे, तुम रिवीजन कर सकते हो कस्टम और एफटीपी का, और जीएसटी को थोड़ा सा ओवरव्यू में रीड कर सकते हो। जीएसटी में जो कॉन्सेप्ट होने जा रहा है सैटरडे को और संडे को, वो तुम थोड़ा सा ओवरव्यू कर सकते हो उसको। देखो ये क्या है, मार्केट नेगेटिव लिस्ट। मान लो तुम जो आइटम वापस कर रहे हो वो इस वाले में नहीं है, यानी कि प्रोहिबिटेड आइटम नहीं है, तुम ड्यूटी ड्रॉबैक ले सकते हो। लेकिन तुम ड्यूटी ड्रॉबैक मांगने गए और तुमसे ये पाप हो गए, ये कुछ गलतियां हैं, अगर ये वाली गलतियों में तुम फंस गए तो सॉरी, कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। क्या है, मार्केट प्राइस डीडीबी से कम हो उस सामान का, स्मगल्ड गुड्स हो, सैंडबैग क्रेडिट पहले ले चुके हो आप, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम या कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव ले चुके हो, सेल प्रोसीड्स आप रियलाइज नहीं कर पाए, नेपाल भूटान को आपने माल भेजा और हार्ड करेंसी आई नहीं, आयरन स्टील सीमेंट राइस के केस में ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। ड्यूटी ड्रॉबैक का वैल्यू 1/3 ऑफ द मार्केट वैल्यू से ज्यादा हो तो नहीं मिलेगा, 500 रुपए से कम हो तो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, एफओपी के 1% से कम हो तो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, 50 रुपए से कम हो तो भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट 32 और उसके बाद वाला दोनों रिलेटेड हैं दोस्तों। कस्टम ड्यूटी आपको कब पे करनी होती है वो आपको डेट इसलिए याद रखनी है क्योंकि अगर आपने डेट नहीं याद रखी और आपने उस तक पेमेंट नहीं करा तो आपको अगले कॉन्सेप्ट में ब्याज लग जाएगा। इंटरेस्ट का क्वेश्चन है आपके स्टडी मैट में, जरूर करिएगा। अगर आप सेल्फ असेसमेंट का केस है क्या होता है सेल्फ असेसमेंट, हमने जो रिकॉर्ड भर के दिए डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिए तो आपको सेम डे पेमेंट करना है। अगर हमने जो रिकॉर्ड भर के दिए डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट नहीं करे, हमें लौटा दिए, फिर हमने ठीक करके वापस करा या डिपार्टमेंट जो कहा वो हमने मान लिया, तो 1 दिन मिलता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, सेल्फ असेसमेंट सेम डे, रीअसेसमेंट 1 डे। ठीक है। इंटरेस्ट कैप कब लगेगा भाई, अगर आपने ड्यूटी नहीं दी तो टाइम पर 15% ब्याज लगेगा, हॉलिडे के डे माइनस कर देने। मान लीजिए आपने 50 दिनों का डिले कर दिया जिसमें 4 हॉलिडे थे, तो 50 - 4 46 डेज का ही ब्याज लगेगा। इंटरेस्ट ऑन वेयरहाउस्ड गुड्स, ध्यान रखना है कि 90 दिन तक आप वेयरहाउस में सामान रख सकते हो बिना ब्याज के। अगर आपने 90 दिन के अंदर वेयरहाउस से माल नहीं निकाला तो इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, विदाउट कंसीडरिंग हॉलीडेज, याद रखना है विदाउट कंसीडरिंग हॉलीडे। ठीक है, यहां हॉलीडे माइनस नहीं होंगे। इंटरेस्ट एग्जेम्पशन ऑन वेयरहाउस्ड गुड्स, अगर इनपुट स्पेयर पार्ट और कंज्यूमेबल की बात करें तो ब्याज नहीं लगेगा, कैपिटल गुड्स की बात करें तो ब्याज नहीं लगेगा। ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब मान लीजिए आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलना चाहिए था, बहुत ध्यान से समझना, आपको सरकार से पैसे मिलने चाहिए थे, आपको नहीं मिले तो 6% का ब्याज आपको मिलेगा अगर 1 महीने में डीडीबी का पैसा आपको नहीं मिला तो।
अब उसका रिवर्स सुनिए, आपको ड्यूटी ड्रॉबैक का पैसा मिलना नहीं चाहिए था भाई साहब, लेकिन तुमने ले लिया, गलत तरीके से क्लेम कर लिया, सरकार उसकी रिकवरी कर लेगी विद ब्याज 13%, और तुम्हें 2 महीने के अंदर पेमेंट करना है सरकार को पैसे वापस, अगर नहीं करे तो 13% का ब्याज लगेगा। इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड, तुम्हारा कस्टम ड्यूटी का रिफंड बनता है और तुम्हें नहीं मिला तो 6% का रेट है जिससे तुमको रिफंड पर ब्याज मिलेगा। अब हम आ गए बैगेज के कॉन्सेप्ट पर। बैगेज में मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको 4-5 आइटम, वैसे तो पूरा कॉन्सेप्ट तो देख ही लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन छूने से पहले प्रैक्टिस के लिए स्टडी मैट या स्कैनर के अलावा देखो, एक तो कुछ और करना मत, स्टडी मैट और पास्ट ईयर पेपर के अलावा कुछ छूना नहीं है। कस्टम की बात कर रहा हूं मैं, जीएसटी तो यूनिवर्सल एक जैसी है, जीएसटी तो कहीं से पढ़ लो तुम, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की किताब उठा लो कि सीएमए की किताब उठा लो, वैसे तो उठानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक बात बताऊं, फिर भी बालक का दिल कर रहा हो जीएसटी कहीं और से देखने का तो देख ले। कस्टम में क्या है कि पूरी कस्टम तुम्हारे कोर्स में है नहीं, तो फिर कस्टम के क्वेश्चन इधर उधर से मत देखना। तो जो क्वेश्चन तुम्हें देखने हैं या तो तुम करोगे उसमें देखना फिक्स एडजस्टमेंट है, पर्सनल गुड्स की एडजस्टमेंट है क्वेश्चंस, म्यूजिक सिस्टम की एडजस्टमेंट है, ज्वेलरी की एडजस्टमेंट है मेल पैसेंजर की और फीमेल पैसेंजर की, प्लाज्मा टीवी की एडजस्टमेंट है और कंप्यूटर की एडजस्टमेंट है, लैपटॉप की एडजस्टमेंट। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं, चेक कर लो घर जाके, मतलब तुम तो घर में बैठे हो, जब मर्जी चेक कर लेना, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मैं 1 मिनट बता देता हूं इनको हाथों हाथ। पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप में याद रखना, लैपटॉप बिना लिमिट के अलाउड है, 1 लैपटॉप अलाउड है, उसमें कोई वैल्यू नहीं चेक करनी है। यूज्ड पर्सनल आइटम में कोई वैल्यू नहीं चेक करनी है। म्यूजिक सिस्टम में वैल्यू चेक होगी, 50,000 के जीएफए से वो कंपेयर होगा। ज्वेलरी पुरुष के लिए 50,000 और महिला के लिए 1 लाख, 20 ग्राम 40 ग्राम, वो आपको पता है, 20 ग्राम 40 ग्राम ही है ना, हाँ, तो ये आपको पता है। और बस ये कॉन्सेप्ट अगर आप याद रख लोगे तो क्वेश्चन नहीं गड़बड़ाएगा। बैगेज की ड्यूटी आपको याद है, 35% ड्यूटी और 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तो 35 प्लस 3.5 38.5%। देखो भाई, बैगेज किसे कहते हैं, वो सभी ड्यूटीएबल गुड्स जो या तो पैसेंजर या तो क्रू मेंबर अपने साथ लाता है, प्लस इसके अंदर एक चीज और साथ साथ इंक्लूडेड है, ध्यान रखिएगा, अनअकंपनीड बैगेज। अनअकंपनीड बैगेज यानी कि आप साथ नहीं आए लेकिन जो बैगेज आया वो मोटर व्हीकल नहीं इंक्लूड है उसमें, ये ध्यान रखना है, मोटर व्हीकल इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ग्रीन चैनल रेड चैनल होता है कि मान लीजिए आपको चेक इन चेकआउट करना है एयरपोर्ट पर, कस्टम क्लियरेंस आपको लेनी है, तो अगर आपके पास कोई ड्यूटीएबल गुड्स है नहीं तो ग्रीन चैनल से क्लियरेंस मिलेगी, आपके पास ड्यूटीएबल गुड्स हैं तो रेड चैनल से क्लियरेंस मिलेगी आपको। बैगेज की ड्यूटी याद रखिएगा 38.5% है, जिस दिन आप डिक्लेयर करेंगे उस दिन के हिसाब से ड्यूटी लगेगी। जनरल फ्री अलाउंस की मैं बात कर रहा था कि टेबल तो बहुत बड़ी है दोस्तों, लेकिन मेरी बात प्लीज मानो, आप पढ़ना पूरी टेबल, लेकिन 50,000 वाला ही 99.99% केसेस में रूल लगता है क्वेश्चन, ये तुम पूरा पढ़ लो। ये ज्वेलरी वाला तुम अच्छे से याद करो, 20 ग्राम 40 ग्राम पुरुष महिला, 50,000 1 लाख पुरुष महिला, हाँ 2 लीटर शराब याद रखना, ये याद रखना कि 100 सिगरेटें, 25 सिगार या 125 ग्राम तंबाकू, इसके ऊपर 38.5% मत लगाना, इसके ऊपर वो लगता है 100% ड्यूटी। 1 लैपटॉप फ्रीली अलाउड है। स्पेशल रेट देखो, कार्टेज, सिगरेट, सिगार, तंबाकू, फायर आर्म्स, इन पे 100% ड्यूटी है। प्रोफेशनल रिटर्निंग टू इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति विदेश में रहकर कारोबार करके, बिजनेस करके, प्रोफेशन करके अब कुछ समय बाद वो भारत वापस आ रहा है, तो यकीनन उसके पास कुछ सामान होगा। उसके पास जो सामान है वो पहला एनेक्जर वाला नहीं होना चाहिए, उस पर तो फुल ड्यूटी लगेगी, उसमें कोई माफी नहीं है। ये देखो ध्यान से, मैं यहां पर आपको लिखकर दिखाता हूं, लिखा हुआ दिखाता हूं, एक्सक्लूडिंग एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2 बट इंक्लूडिंग एनेक्जर 3। नीचे ना 3 टेबल दी हुई है, एनेक्जर 1, एनेक्जर 2, एनेक्जर 3। जो 3 एनेक्जर दिए हुए हैं उन 3 एनेक्जर में पहले और दूसरे के आइटम इस लिमिट में कवर नहीं है, तीसरे एनेक्जर के आइटम इसमें कवर हैं। देखो, अगर आप 6 महीने से 1 साल, ये देखो यहां पर 3 से 6 महीने 60,000 रुपए की लिमिट, 6 महीने से 1 साल 1 लाख रुपए की लिमिट, 1 से 2 साल 2 लाख रुपए की लिमिट,
और 2 साल से ज्यादा 5 लाख रुपए की लिमिट। आपके इंस्टीट्यूट की किताब में क्वेश्चन है 2 लाख रुपए वाला, तो आप वो चेक करना। बाकी ये सब उधर जो लिखा है ना। अनअकम्पनीड बैगेज में ध्यान रखना है कि आप तो आ गए, आए नहीं, सामान आ गया, या आप आ गए सामान नहीं आया, बाद में आएगा, ये अनअकम्पनीड बैगेज है ना। तो देखो, मे लैंड इनटू इंडिया, अगर आपके आने से पहले सामान आ गया तो सामान आ सकता है अप टू 2 months बिफोर अराइवल ऑफ द पैसेंजर। पैसेंजर के आने से मैक्सिमम 2 महीने पहले तक सामान आ सकता है। आप आ गए, सामान अभी आया नहीं, तो आपके आने के 1 महीने बाद आ सकता है। मेंबर्स ऑफ द क्रू, पानी के जहाज की जो वर्कर है वो भी, और हवाई जहाज की जो वर्कर है वो भी 1500 रुपए तक का आइटम वो अपने साथ ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। ये एनेक्सर 1 के आइटम है, ये 2 के आइटम है, ये 3 के आइटम है, और ये बस नमस्ते। अब भाई देखो, ऐसा है, तुम प्लीज 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 मेरी बात मानो। मैं कहीं गायब तो हो नहीं रहा हूं, अगले हफ्ते शाम 5 बजे फिर मौजूद हो जाऊंगा। और जीएसटी में ध्यान रखना, थोड़ी क्लास बड़ी होगी, क्योंकि जीएसटी में कंटेंट ज्यादा है, और मैं कस्टम थ्योरी कस्टम प्रैक्टिकल के साथ क्लब करना नहीं चाहता था, इसलिए बस इसको हम यहीं रोक रहे हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको घर पे क्या करना है। आपको घर पर कस्टम के इंस्टीट्यूट की किताब के सारे क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद वैसे चलो, आपको अगर लगे, नहीं भी लगे तो मैं आपको और दे देता हूं, नीचे हम एक लिंक ऐड करवा देते हैं कुछ मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको समझ आ जाएंगे क्वेश्चन, उसमें कोई लोचा है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। फिर भी नहीं समझ आएंगे तो वी कैन ऑलवेज चैट। मैं एक सेशन आपके साथ रख लूंगा लाइव, जब पूरा अभी देखो कितना, 1 महीना 1 हफ्ता, लगभग 5 या 6 हफ्ते लगने हैं, 5 हफ्ते 6 हफ्ते मान लो। फिर एक दिन मैं शाम को लाइव रख लूंगा आपके साथ। आपको कुछ चीजें मुझसे पूछनी हो तो आप नोट करके रख लीजिए। लेकिन दोस्तों, मैंने देखा है बच्चे डाउट की नोटिंग नहीं करते हैं। आप नोटिंग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो आप नोटिंग रखिए हमेशा अपने पास, ठीक है? उसके बाद आप मेरे से पूछिएगा, तो आई विल ट्राई टू कवर एज मेनी एज पॉसिबल। I cannot commit to answer every doubt, but yes, to some extent I'll answer. But please make a note of it and please try. ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपने एक क्वेश्चन ट्राई किया, नहीं हुआ, रजिस्टर में एंट्री। ऐसा नहीं करना। कई बार, कम से कम 2-2 बार क्वेश्चंस करिए, कल के एफटीपी के और आज के कस्टम प्रैक्टिकल के। डू नॉट टच थ्योरी। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, आई लव थ्योरी, आई विल गिव यू वंडरफुल नोट्स ऑन कस्टम थ्योरी, बेफिक्र रहिए, राइट? बट प्लीज, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।